प्रिय विद्यार्थियों, आज बात करते हैं। देखिए, हिंदी साहित्य में आदिकाल। आदिकाल को आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने वीरगाथा काल नाम दिया। देखिए, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने जो काल विभाजन किया है, हिंदी साहित्य का इतिहास उनका 1929 ईस्वी में प्रकाशित हुआ और उनके अनुसार जो काल विभाजन किया गया है वो इस प्रकार है। वीरगाथा काल संवत 1050 से 1375, भक्ति काल संवत 1375 से 1700, रीति काल संवत 1700 से 1900 और गद्य काल संवत 1900 से 1984। देखिए, वस्तुतः आचार्य शुक्ल ने अपने हिंदी साहित्य के इतिहास में दोहरा नामकरण करते हुए उसका जो प्रारूप है वो इस प्रकार भी दिया है। आदिकाल नाम को उन्होंने वीरगाथा काल कहा 1050 से 1375, पूर्व मध्यकाल को भक्ति काल कहा 1375 से 1700, उत्तर मध्यकाल को उन्होंने रीतिकाल कहा 1700 से 1900, आधुनिक काल को उन्होंने गद्यकाल कहा। देखिए 1900 से 1984। स्पष्ट है कि लोग जिसे आदिकाल कहते हैं, लोग का मतलब यह आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने इसे आदिकाल कहा। तो शुक्ल जी ने इसका नामकरण जो दिया है वो वीरता की प्रवृत्ति को ध्यान में रखकर, उसको प्रधान मानकर उसका नाम वीरगाथा काल कहना उचित समझा। इसी प्रकार पूर्व मध्यकाल को भक्ति काल, उत्तर मध्यकाल को रीतिकाल तथा आधुनिक काल को वे गद्यकाल कहे जाने के पक्षधर हैं। उनके अनुसार वीरगाथा काल में वीरता की, भक्ति काल में भक्ति की, रीति काल में रीति तत्व निरूपण की और आधुनिक काल में गद्य की प्रधानता है। इसलिए प्रधान प्रवृत्ति के आधार पर इन कालखंडों का नामकरण करना उन्होंने उचित समझा। देखिए, आचार्य रामचंद्र शुक्ल की जो काल विभाजन पद्धति है वो उसके दो आधार हैं, जिसमें एक आधार है प्रधान प्रवृत्ति, दूसरी है ग्रंथों की प्रसिद्धि। जिस कालखंड में एक विशेष ढंग की रचनाएं अधिक मिली उसे एक अलग कालखंड माना गया और रचनाओं की प्रचुरता के आधार पर प्रधान प्रवृत्ति का निर्धारण कर लिया गया। प्रधान प्रवृत्ति के लिए लोक प्रसिद्ध ग्रंथों को यह आधार बनाया गया। शुक्ल जी के काल विभाजन में सर्वाधिक आपत्ति विद्वानों को वीरगाथा काल नाम पर है। इस काल की अधिकांश सामग्री आधारहीन एवं अप्रमाणिक है, अतः उसके आधार पर प्रधान प्रवृत्ति का निर्धारण नहीं हो सकता। कुछ आलोचकों ने इस नाम को अनुचित बताकर इसे आदिकाल कहना ही उपयुक्त माना। एक प्रवृत्ति को प्रधानता देकर शेष को गौण मान लेने का दृष्टिकोण भी कुछ लोगों के मत से एकांगी है, जो इतिहास की अधूरी एवं एकपक्षीय व्याख्या करता है, जिसे वैज्ञानिक नहीं कह सकते। फिर भी ये कहना उचित है कि शुक्ल जी की काल विभाजन पद्धति का आधार तर्क संगत एवं पुष्ट है। उनका काल विभाजन सरल एवं सुस्पष्ट है। अधिकतर प्रवृत्ति इतिहासकारों ने उसी का आधार ग्रहण किया है। देखिए, डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने जो काल विभाजन किया है हिंदी साहित्य का, उन्होंने हिंदी साहित्य का जो आलोचनात्मक इतिहास है 1938 में उसका प्रकाशन है। उन्होंने काल विभाजन इस प्रकार किया। संधि काल उन्होंने रखा, जिसमें विक्रम संवत 750 से 1000 माना। चारण काल 1000 से विक्रम संवत से 1375,
भक्ति काल 1375, 1700, रीतिकाल 1700 से 1900 और आधुनिक काल 1900 से अब तक। देखिए संधि काल में उन्होंने अपभ्रंश की रचनाएं समाविष्ट की हैं। चारण काल और शुक्ल जी के वीर गाथा काल में कोई मौलिक अंतर नहीं है। वीर गाथाओं के रचयिता चारण कहलाते थे। शुक्ल जी ने नामकरण रचना की प्रवृत्ति के आधार पर किया, जबकि डॉक्टर वर्मा ने रचनाकार के आधार पर किया। देखिए गणपति चंद्र गुप्त ने जो काल विभाजन किया है उसमें भी विभिन्न उन्होंने आधार माने, लेकिन अब देखिए जो आदिकाल का नामकरण है वो आदिकाल नामकरण हजारी प्रसाद द्विवेदी ने दिया। वीरगाथा काल आचार्य रामचंद्र शुक्ल के द्वारा दिया गया। चारण काल या संधि काल डॉक्टर राम कुमार वर्मा के द्वारा दिया गया। बीज वपन काल महावीर प्रसाद द्विवेदी के द्वारा दिया गया। सिद्ध सामंत काल राहुल संकीर्तन के द्वारा। आरंभिक काल मिश्र बंधुओं के द्वारा और प्रारंभिक काल डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त, वीर काल विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। इस प्रकार अनेकों जो नाम हैं आदिकाल के वो विभिन्न विद्वानों के द्वारा दिए गए। किसी ने रचनाकार को आधार माना, किसी ने रचना को आधार माना। तो ये अब देखिए आदिकाल की जो परिस्थितियां हैं उस पर अपन बात करते हैं। तो आदिकालीन साहित्यिक जो परिस्थितियां हैं उसकी पृष्ठभूमि साहित्य मानव समाज के विविध भावों एवं नित्य नवीन रहने वाली चेतना की अभिव्यक्ति है। साहित्य मानव समाज के विविध भावों एवं नित्य नवीन रहने वाली चेतना की अभिव्यक्ति है। किसी काल विशेष के साहित्य की जानकारी से तदयुगीन मानव समाज को समग्रतः जाना जा सकता है। दूसरे शब्दों में किसी काल विशेष के साहित्य में पाई जाने वाली प्रवृत्तियाँ तत्कालीन परिस्थितियों के सापेक्ष होती है। यह सिद्धांत इस बात की आवश्यकता पर बल देता है कि साहित्य के प्रेरक तत्व के रूप में हम युगीन परिवेश को अवश्य जान लें। आदिकालीन साहित्य भी इसका अपवाद नहीं है। इस काल के साहित्य में जो प्रमुख विशेषताएं उपलब्ध हो रही हैं वे तदयुगीन परिस्थितियों से विकसित हुई हैं। अतः आदिकालीन साहित्य की प्रमुख प्रवृत्तियों से परिचित होने से पूर्व कारण स्वरूप तत्कालीन राजनीतिक, धार्मिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक स्थितियों का आकलन कर लेना चाहिए। हिंदी साहित्य का आदिकाल आचार्य शुक्ल के अनुसार देखिए संवत 1050 से लेकर संवत 1375 विक्रम संवत अर्थात महाराजा भोज के समय से लेकर हम्मीर देव के समय के कुछ पीछे तक का माना जा सकता है। कुछ अन्य विद्वानों यथा डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने इसका समय 8वीं सदी से लेकर 14वीं सदी तक स्वीकार किया है। इस काल की विभिन्न परिस्थितियों का आकलन निम्न शीर्षकों के अंतर्गत किया जा सकता है। राजनीतिक परिस्थिति, राजनीतिक दृष्टि से यह युद्ध और अशांति का काल रहा है। सम्राट हर्षवर्धन की मृत्यु संवत 704 ईस्वी के उपरांत उत्तर भारत खंड खंड राज्यों में विभक्त हो गया। गहरवार, परमार, चौहान, चंदेल वंशों के राजपूत राजाओं ने अपने अपने स्वतंत्र राज्य स्थापित कर लिए थे। राजपूत राजा निरंतर युद्धों की आग में जलते जलते अंततः शक्ति क्षीण हो गए थे और विदेशी आक्रांताओं का डटकर मुकाबला करने की स्थिति में नहीं रह गए। राजपूत शासकों में परस्पर युद्ध किसी आवश्यकता वश नहीं होते थे। कभी कभी तो शौर्य प्रदर्शन मात्र के लिए युद्ध किए जाते थे। भारत की उत्तर पश्चिम सीमा पर विदेशी आक्रमणों का भय बराबर बना रहता था। 10वीं शताब्दी में महमूद गजनवी ने और 12वीं सदी में मोहम्मद गोरी ने भारत को पदाक्रांत किया। जनता विदेशी आक्रमणकारियों से तो त्रस्त थी ही, साथ ही युद्धकामी देशी राजाओं के अत्याचार को भी सहन करने को विवश थी। यवन शक्तियों के आक्रमण का प्रभाव
मुख्यतः पश्चिम एवं मध्य देश पर ही पड़ा। इन्हीं क्षेत्रों की जनता युद्धों एवं अत्याचारों से आक्रांत हुई। धीरे धीरे समस्त हिंदी प्रदेश में स्थित राज्यों दिल्ली, कन्नौज, अजमेर आदि पर मुसलमानों का अधिकार हो गया। राजनीतिक परिस्थितियों के आधार पर यह कहा जा सकता है कि 8वीं सदी से 14वीं सदी तक का यह कालखंड युद्ध, संघर्ष एवं अशांति से ग्रस्त रहा। राजाओं में संकुचित राष्ट्रीयता थी। व्यापक रूप से समूचे भारत को एक राष्ट्र के रूप में नहीं देखा गया। अराजकता, गृह कलह, विद्रोह एवं युद्ध के इस वातावरण में कवियों ने एक ओर तो तलवार के गीत गाए तो दूसरी ओर आध्यात्मिकता की प्रवृत्ति के कारण हठ योग, उपदेश, वृत्ति एवं आध्यात्मिकता की बात कही। देखिए, धार्मिक परिस्थिति इस काल में अनेक प्रकार के धार्मिक मत मतांतरों का अस्तित्व था। भारतीय धर्म साधना में उथल पुथल मची हुई थी। वैदिक एवं पौराणिक धर्म के साथ साथ बौद्ध धर्म एवं जैन धर्म इस काल में अपना प्रभाव जमाने लग गए। प्रभाव जमाने के लिए प्रयासरत थे। राजपूत राजा अहिंसा मूलक जैन धर्म एवं बौद्ध धर्म विश्वास नहीं करते थे। उन पर शैव मत का प्रभाव अधिक था। घाटबार राजा स्मार्त मतावलंबी थे। मालवा नरेश वैदिक धर्म के अनुयायी थे तथा कलचुरी नरेश शैव धर्मावलंबी थे। वस्तुतः समस्त उत्तर भारत में धीरे धीरे शैव मत बौद्ध एवं स्मार्तों का प्रभाव ग्रहण करता हुआ एक नए रूप, नया सांप्रदायिक रूप में विकसित हो रहा था। देखिए, आदिकाल में धार्मिक दृष्टि से 3 संप्रदायों का विशेष प्रभाव परिलक्षित होता है: सिद्ध संप्रदाय, नाथ संप्रदाय एवं जैन संप्रदाय। बौद्ध धर्म कालांतर में विकृत होकर वज्रयान बन गया था। इन वज्रयानियों को ही सिद्ध कहते थे। धर्म की एक ये विकृत अवस्था थी। धर्म के वास्तविक आदर्शों के स्थान पर आचार विहीनता, चमत्कार प्रदर्शन एवं भोग विलास को प्रमुखता मिल गई थी। सिद्धों का प्रभाव निम्न वर्ग की अशिक्षित जनता पर अधिक था। वे तंत्र मंत्र, जादू टोना एवं चमत्कार प्रदर्शन का सामान्य जनता में अपना प्रभाव जमा रहे थे। देखिए, ये सामाजिक परिस्थिति, राजनीतिक और धार्मिक परिस्थितियों के कारण समाज में विशृंखला आ गई थी। जनता शासन तथा धर्म दोनों ओर से निराश्रित होती जा रही थी। सामान्य जनता अशिक्षित थी, जो साधु संन्यासियों के शापों और वरदानों की ओर दृष्टि लगाए रहती थी। पूजा पाठ, तंत्र मंत्र और जप तप करके लोग दुर्भिक्ष, महामारी एवं युद्ध के संकटों को टालना चाहते थे। ब्राह्मणों के प्रति पूज्य भाव में कमी आ गई थी तथा वर्ण व्यवस्था के प्रति लोगों का सम्मान नहीं रह गया था। निम्न समझे जाने वाली जातियों में से अनेक सिद्ध कहे जाते थे, जो वेद विरोधी थे। समाज में क्षत्रियों का प्राधान्य था। राजपूतों में शौर्य तो था ही, परंतु वे उसका उपयोग पारस्परिक प्रतिस्पर्धा एवं संघर्ष में करते थे। वे वंश गौरव में अपमान को लेकर गृह कलह में ही उलझे रहते थे। समाज में स्त्रियों के प्रति पूज्य भाव नहीं था। वे मात्र भोग्य बनकर रह गई थी। सती प्रथा इस काल का एक भयंकर कोड़ था। तत्कालीन भारत में स्वयंवर प्रथा भी थी, जो प्राय युद्ध का कारण बन जाती थी। सुंदर राजकुमारियों से बलपूर्वक विवाह करने के लिए राजपूतों में युद्ध छिड़ जाना एक सामान्य बात हो गई थी। राजा और सामंत अंतर्मुखी, रंगरेल या व्यस्त रहते थे। जीवन यापन के साधन दुर्लभ थे तथा निर्धनता, युद्ध, अशांति के कारण जनता सदैव आतंकित रहती थी। तत्कालीन रासों काव्यों में समाज की हास्योन्मुख स्थिति का पूरा चित्र उपलब्ध। साहित्यिक परिस्थिति, देखिए, आदिकाल में साहित्य रचना की 3 धाराएं बह रही थी। एक ओर तो परंपरागत संस्कृत साहित्य की रचना हो गई थी, दूसरी ओर प्राकृत अपभ्रंश भाषा में प्रभुत साहित्य का सृजन जैन कवियों के द्वारा किया जा रहा था। तीसरी धारा हिंदी में लिखे जाने वाले साहित्य की थी। इस काल में संस्कृत साहित्य के अंतर्गत पुराणों एवं स्मृतियों पर टीकाएं लिखी गई तथा ज्योतिष एवं काव्य शास्त्र पर अनेक मौलिक ग्रंथों की रचना की गई। 9वीं से 11वीं सदी तक कन्नौज एवं कश्मीर संस्कृत साहित्य के केंद्र रहे।
इसमें देखिए आनंदवर्धन, मम्मट, भोज, क्षेमेंद्र, कुंतक, राजशेखर, विश्वनाथ, भवभूति, श्रीहर्ष जैसी प्रतिभा इस युग की देन है। इस काल में अपभ्रंश प्रमुखतः धर्म की भाषा बन गई। जैन कवियों ने गुजरात में रहकर अनेक पुराणों को अपभ्रंश के नए रूपों में प्रस्तुत किया। स्वयंभू, पुष्पचंद, धनपाल, हेमचंद जैसे जैन कवियों ने साहित्य प्रस्तुत किया। वह अपनी मौलिकता एवं साहित्यिकता के कारण उच्च कोटि के थे। देश भाषा हिंदी में भी जनता की मानसिक एवं भावात्मक दशाओं की अभिव्यक्ति एक वर्ग कर रहा था, जिसे भाट या चारण कवि कहा गया है। चारण कवियों की साम्यिक आवश्यकताओं पर बल देते हुए आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने लिखा है कि उस समय तो जो भाट या चारण किसी राजा के पराक्रम, विजय, शत्रु, कन्याहरण का अतियुक्तिपूर्ण आलाप करता था, रण क्षेत्रों में जाकर वीरों के हृदय में उत्साह की उमंगे भरा करता था, वही सम्मान पाता था। निरंतर युद्ध के लिए प्रोत्साहित करने वाले एक वर्ग की आवश्यकता थी। चारण इसी श्रेणी के कवि थे। जिस प्रकार यूरोप में वीर गाथाओं का विषय युद्ध और प्रेम रहा है, उसी प्रकार इन रचनाओं में वीर एवं श्रृंगार रसों की प्रधानता रही है। हिंदी भाषा में रचित इन काव्य ग्रंथों में एक ओर तो वे अपने आश्रयदाताओं की अतिशयोक्तिपूर्ण प्रशंसा की गई है, तो दूसरी ओर उनके युद्धोन्माद को व्यक्त करने वाली घटनाओं की योजना की गई। देखिए, सांस्कृतिक परिस्थिति। सम्राट हर्षवर्धन के समय भारत सांस्कृतिक दृष्टि से अपने शिखर पर था। हिंदू धर्म एवं संस्कृति राष्ट्रव्यापी एकता का आधार था, किंतु कालांतर में मुस्लिम आक्रमणकारियों के आगमन से भारत सने सने मुस्लिम संस्कृति से भी प्रभावित होता गया। इस काल में मुस्लिम आक्रमणकारियों ने अपने संकीर्ण दृष्टिकोण एवं धर्मांधता की भावना से प्रेरित होकर भारतीय संस्कृति के मूल केंद्रों, मंदिरों, मठों एवं विद्यालयों को नष्ट करने का पूरा प्रयास किया। हिंदुओं की स्थापत्य कला धार्मिक भावना से ओतप्रोत थी तथा अत्यंत उच्च कोटि की थी। प्रसिद्ध इतिहासकार अल बरूनी के अनुसार हिंदू कला के अत्यंत उच्च सोपान पर पहुंच चुके हैं। मुसलमान जब उनके मंदिर आदि को देखते हैं तो आश्चर्यचकित हो जाते हैं। वे न तो उनका वर्णन कर सकते हैं और न वैसा निर्माण ही कर सकते हैं। संपूर्ण भारत में ऐसे अनेक मंदिरों का निर्माण आदिकाल में ही हुआ है। आबू का जैन मंदिर, खजुराहो का कंदर्पेश्वर, पुरी, भुवनेश्वर, वेल्लोर, कांची आदि के मंदिर इसी काल के देन हैं। मुस्लिम संस्कृति का प्रभाव आदिकालीन हिंदू संस्कृति पर अनेक क्षेत्रों में पड़ने लगा था। उत्सव, मेले, परिधान, आहार, मनोरंजन आदि अनेक बातों में मुस्लिम रंग चढ़ने लगा था। दूसरी ओर हिंदू संगीत कला, वास्तुकला, आयुर्वेद एवं गणित का प्रभाव मुस्लिम संस्कृति पर पड़ने लगा। ये निष्कर्ष निकाल लेना इस दशा में असंगत न होगा कि आदिकालीन भारतीय संस्कृति परंपरा से विच्छिन्न होकर मुस्लिम संस्कृति के गहरे प्रभाव को स्वीकार करती जा रही थी। संगीत के क्षेत्र में दोनों संस्कृतियां ने परस्पर आदान प्रदान पर्याप्त मात्रा में किया है। गायन, वादन और नृत्य पर मुस्लिम प्रभाव पड़ रहा था तथा अनेक वाद्य, सारंगी, तबला, अलगोजा से हिंदू परिचित हो रहे थे। आदिकालीन भारतीय संस्कृति निश्चित रूप से हास्योन्मुख थी। अब देखिए छात्रों, अगले चैप्टर में अपन बात करेंगे इसी में जो आदिकालीन साहित्य की जो प्रवृत्तियां हैं